सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज से मैं पढ़ाने जा रहा हूँ बायोकेमिस्ट्री, जो कि नया एक यूनिट है। और ये मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कि मैं शॉर्ट नोट से पढ़ाने जा रहा हूँ। बेसिकली जो रिटन शॉर्ट नोट्स हैं, उससे मैं ये यूनिट पढ़ाने जा रहा हूँ आपको। तो जो तो रिवीजन मोड में है वो रिवीजन कर सकता है, और जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो वो भी इसको देख के क्या कहते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब पढ़ सकता है, क्योंकि इसमें बहुत ही शॉर्ट वे में सब कुछ ही इंक्लूडेड है बेसिकली। हाँ, तो अब हम शुरू करेंगे। आपको दिखा देता हूँ पहले। काफ़ी सारा कुछ है हमारा, जो बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड मैंने ये शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। तो आप बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि है ऋषभ लाइफ साइंसेस। तो उसमें मैं क्या कहते हैं, इसके आगे के जो लेक्चर्स हैं वो भी मैं लेके आऊँगा। तो आज के लिए जो है हम स्टार्ट करेंगे बायोकेमिस्ट्री। और एंजाइम काइनेटिक्स जो है, बायोकेमिस्ट्री का जो टॉपिक है एंजाइम काइनेटिक्स, और एंजाइम की क्लासिफिकेशंस, और ये सब हम आज स्टार्ट करेंगे। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्रीवियस क्लासेस में भी हमने काफ़ी काफ़ी यूनिट्स जो हैं वो हमने पढ़ लिए थे। जैसे कि हमने प्लांट फिजियोलॉजी के भी शॉर्ट नोट से पढ़ लिए हैं, और मतलब उसी क्लासेस देख ली हैं पूरे यूनिट की। और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी मैंने करा दिया अपने चैनल में। और बाकी बीच में थोड़ी बहुत जैसे गेट का एग्ज़ाम आ गया था, तो उसकी रिवीजन करवाई थी। तो अभी तक ये मेरा चैनल में भी कंटेंट अवेलेबल है, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं 2 यूनिट्स को, है ना? और बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस तो बहुत ही सेम होती है दोनों की, चाहे सीएसआर हो चाहे गेट हो, दोनों की क्वेश्चन प्रैक्टिस सेम होती है। तो आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम आज ये शुरू कर रहे हैं बायोकेमिस्ट्री, जो कि यूनिट 1। मुझे ऐसे रिक्वेस्ट भी आई थी कि बायोकेमिस्ट्री शुरू करवा दीजिए, तो फिर मैं सोच रहा हूँ कि बायोकेमिस्ट्री ही शुरू करवा दूँ, है ना? क्योंकि पढ़ना तो सब कुछ ही है, सारे यूनिट्स ही पढ़ने हैं। तो इसके शॉर्ट नोट्स जो कि थोड़ा बहुत लास्ट का पोर्शन अभी मेरा इसमें रहता है, वो मैं इसमें इंक्लूड कर लूँगा जब तक वहाँ पहुँचेंगे। तो हाँ, वो मैंने इसमें भी अभी इंक्लूड नहीं किया है। बहुत सारा है, उससे पहले भी बहुत सारा है। देखिए कितना सारा कुछ है। हाँ, रेस्पिरेशन के बाद का जो है ना, रेस्पिरेशन के बाद का जो थोड़ा बहुत टॉपिक है, वो भी इंक्लूड नहीं किया है। वैसे भी कार्बोहाइड्रेट वाला जो मेटाबॉलिज़्म है, हाँ, मेटाबॉलिज़्म की बात करें अगर, हाँ, मेटाबॉलिज़्म है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज़्म, वो इम्पोर्टेंट होता है। अगर हम सीएसआई लेवल की बात करें, तो उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में से आते हैं। और बाकी ये जो है हमारा एंजाइम काइनेटिक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे पहले, इसलिए मैंने ये क्या कहते हैं नोट डाउन किया है। और फिर उसके बाद हम क्या कहते हैं अमाइनो एसिड्स पढ़ेंगे, है ना? तो अभी का मैं थोड़ा बहुत प्लान बता रहा हूँ आपको कैसे ये चलेगा लेक्चर्स। और फिर उसके अमाइनो एसिड्स हैं, उसके बाद ऐसे ऐसे काफ़ी कुछ है। हाँ, फिर क्या कहते हैं प्रोटीन्स, जो भी है सारा कुछ हम पढ़ेंगे। और बेसिक से लेके एडवांस तक कोशिश करेंगे कि अच्छे से कवर अप करें। और जो क्या कहते हैं, जिसने मतलब इसको हर कोई देख सकता है, रिवीजन वाला पर्सन तो इसको ज़रूर देखिए, उसकी तो अच्छे से सब कुछ टिप्स में हो जाएगा। और जिसने क्या कहते हैं, है ना? और जिसने कभी स्टार्टिंग ही नहीं की है, तो वो भी इसको देख के आइडिया ले सकता है ना? अगर डिटेल में उसको समझ नहीं आएगा, तो फिर उसको और डिटेल्ड वीडियोज़ जो हैं वो अभी फ़िलहाल मेरे चैनल में अवेलेबल नहीं हो पाएँगी। बाद में मैं ट्राई करूँगा कि डिटेल्ड वीडियोज़ भी लेके आऊँ, जिसमें डायग्राम्स अवेलेबल हो, पीपीटी के थ्रू बेसिकली। बट अभी मेरे पास इतना भी टाइम है नहीं कि मैं पीपीटीज़ वगैरह भी बनाऊँ। तो इसलिए फ़िलहाल हम शॉर्ट नोट से ही पढ़ लेते हैं। और क्योंकि ये भी एक ही बात है, क्या कहते हैं, पढ़ना बेसिकली मेन मकसद है। बाकी तो चाहे शॉर्ट नोट से पढ़े, चाहे पीपीटी से पढ़े, बात तो एक ही है ना? क्योंकि समझ आना चाहिए, जो भी हमें लिखा हुआ कंटेंट जो है उसको समझ आना चाहिए। बाकी तो बाकी बात की सेकेंडरी चीज़ें हो जाती हैं कि भाई प्रेजेंटेशन से और कैसे भी। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते। थोड़ा मेरे को इंट्रोडक्शन देनी थी कि कैसे-कैसे आगे का चलेगा, और क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, और क्या मेरे चैनल में अवेलेबल है, जो कि जो नया नया कोई है, तो वो क्या कहते हैं गो थ्रू कर सकता है। जो भी मैंने अभी तक पढ़ाया है, उसको वो भी पढ़ सकता है। ठीक है? तो चलिए अब शुरू करते हैं एंजाइम काइनेटिक्स। तो एंजाइम काइनेटिक्स जो है बेसिकली एंजाइम की फंक्शनिंग और उससे रिलेटेड, है ना? एंजाइम की क्या कैपेसिटी होती है ना? ये मतलब क्या है ना, ये सब हम पढ़ते हैं इसमें। कैसे रिएक्शन होते हैं, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और बहुत सारी एंजाइम की जो है
क्लासिफिकेशंस है, एंजाइम की क्लासिफिकेशन भी बहुत ज़्यादा है। तो पहले हम यूनिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। यूनिट्स जो है, क्लासिकल यूनिट की अगर हम बात करें, इसमें क्लासिकल यूनिट जो है 1 U, 1 U इज़ 1 माइक्रोमोल सेकंड पर लीटर पर 1 मिनट, सॉरी 1, हाँ, पर लीटर इन 1 मिनट। तो अगर हम इंटरनेशनल यूनिट की बात करें, पर 1 मिनट, सॉरी, डिवाइडेड बाय 1 मिनट। हाँ, इंटरनेशनल यूनिट की बात करें तो कैटल है, जो कि ज़्यादा एक्सेप्टेबल है। क्लासिकल यूनिट को ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं करा जाता। ये कैटल जो है, कैट, ये मोल पर सेकंड, हाँ, मोल पर सेकंड। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 1913 में क्या कहते हैं, माइकलस मेंटन इक्वेशन आई थी। मतलब माइकलस मेंटन, बहुत ही शॉर्ट में लिखा है। तो इसमें क्या है, ये रिलेशनशिप है बिटवीन वेलोसिटी एंड सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, कि भाई वेलोसिटी और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के हिसाब से कैसे एक हमारे को ग्राफ मिलता है बेसिकली। हाँ, तो उसकी जो रिएक्शन है हम वो देख लेते हैं पहले। इस अगर एंजाइम में हम सबस्ट्रेट मिलाएंगे तो क्या बनेगा, एक रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। और क्या बनेगा, एक एंजाइम और सबस्ट्रेट का एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, एक, है ना, जो कि रिवर्स भी हो सकता है। तो जब वो क्या कहते हैं, रिवर्स हो रहा है, तो K-1 से उसको हमें यहाँ पे डिनोट किया हुआ है ना, KB और K-1 से। और जब वो क्या कहते हैं, फॉरवर्ड जा रहा है, तो उसको K1 और KF से हमने डिनोट किया हुआ है। ठीक है, तो इसका कांस्टेंट है बेसिकली। तो जब ये तो हो गया कि रिवर्सिबल रिएक्शन, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट प्लस एंजाइम में भी दोबारा कन्वर्ट हो सकता है, तो ये है रिवर्सिबल रिएक्शन। तो जो ये वाला तो होता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की भी क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कभी कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है वो रिवर्सिबली बन सकता है। बट जो एंजाइम प्लस प्रोडक्ट है, वो अगर बन गया तो वो क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल है, वो दोबारा रिवर्स नहीं हो सकता। और उसकी यूनिट कौन सी है, K2। K1 देखिए इसकी यूनिट है, एंजाइम सबस्ट्रेट बनने की K1 यूनिट है। और एंजाइम प्लस क्या कहते हैं, प्रोडक्ट बनने की जो यूनिट है वो K2 है, जिसको के कैट से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो के कैट है, फिर इसका फॉर्मूला आगे बनता है ना, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो ये एक जनरल क्या कहते हैं, एक इक्वेशन है जो कि एंजाइम काइनेटिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी हम वो क्या कहते हैं, उसकी न्यूमेरिकल्स वगैरह करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हमारी जो इक्वेशन है वो निकल कर सामने आती है। तो हम इससे क्या कहते हैं, कई सारे फार्मूले बनते हैं, तो वो भी फार्मूले हम देखेंगे कि क्या क्या फार्मूले बनते हैं। सबस्ट्रेट बाइंडिंग स्टेप कौन सा है इसमें। हाँ, तो अब हम थोड़ा इसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं। सबस्ट्रेट बाइंडिंग स्टेप जो है वो K1 और K-1, कि जब सबस्ट्रेट और एंजाइम जब आपस में बाइंड कर रहे हैं, तो वो कौन सा स्टेप हुआ, उसको बोलेंगे सबस्ट्रेट बाइंडिंग स्टेप। कि वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर रहा है, कौन, एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर रहा है, वो है सबस्ट्रेट बाइंडिंग प्रोसेस। और वो क्या है, रिवर्सिबल स्टेप है। रिवर्सिबल स्टेप K1 और K-1 क्या है, रिवर्सिबल, REV मतलब रिवर्सिबल, मैंने यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये रिवर्सिबल स्टेप है। K1 क्या है, कांस्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ES, कि ये किसका किसका कांस्टेंट है, K1 किसका कांस्टेंट है, जो ES बनने का कांस्टेंट है। और K-1 किसका कांस्टेंट है, फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ ES, जो ES टूटकर वापस बन रहा है E+S में, जो इंडिविजुअल एंजाइम और दोबारा हमें मिल रहे हैं, तो उसका कांस्टेंट है K-1। और इन्वर्जन, जो K2 जब प्रोडक्ट बन रहा है, तो बेसिकली इन्वर्जन, तो कि वो दोबारा इन्वर्ट होके नहीं आ सकता वापस, तो उसका कांस्टेंट है K2। और ये क्या है, इरिवर्सिबल है और रेगुलेटरी है, और इसको कैटालिटिक भी बोलते हैं। ठीक है, कैटालिटिक इसको बोलते हैं। तो ये सारे इसकी डेफिनेशंस हैं, मतलब ये रेगुलेटरी है, हम इसको रेगुलेट कर सकते हैं। और ये क्या है, कैटालिटिक है। कैटालिटिक प्रॉपर्टी, कि भाई एक बार प्रोडक्ट में एंजाइम और सबस्ट्रेट जो है, इसका कॉम्प्लेक्स है, वो प्रोडक्ट भी बन गया उसका, है ना, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बन गया, सबस्ट्रेट से क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया, और एंजाइम अलग हो गया। एंजाइम तो देखिए लगता ही इसलिए ही है, वो कोई ऐसा कुछ नहीं करता, वो बस स्पीड बढ़ाता है। एंजाइम का क्या काम है, एंजाइम का काम है कि वो उसमें जो लग के जो हमारा रिएक्शन हो रहा है उसमें लग के एंजाइम क्या करता है, स्पीड बढ़ाता है, एफिशिएंसी बढ़ाता है ना। तो वो तो निकल ही जाएगा, तो सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट तो बन गया, है ना। तो ऐसे ही फिर एंजाइम जो है वो निकल जाएगा, फिर उसका काम खत्म है, तो फिर एंजाइम भी निकल जाएगा सबस्ट्रेट में से। तो ऐसे ही यहाँ पे काम चलता है। और इसके डिफरेंट कांस्टेंट होते हैं, वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो और इसका क्या कहते हैं, एक
सो जो क्या कहते हैं इसका ग्राफ है, उसमें 2 प्रकार के ऑर्डर्स हैं। जी फर्स्ट ऑर्डर यहाँ तक देखिए, यहाँ तक है फर्स्ट ऑर्डर, फिर जब ये स्टैग्नेंट हो जाता है तो वो है ज़ीरो ऑर्डर। देख सकते हैं आप यहाँ पे सब्सट्रेट कंसंट्रेशन दी हुई है और यहाँ पे दिया हुआ है इनिशियल वेलोसिटी। तो सब्सट्रेट कंसंट्रेशन और इनिशियल वेलोसिटी की जो है उस पैरामीटर पर ये ग्राफ बना हुआ है। इसमें जब हम देखें तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स हमें यहाँ तक मिलता है, यहाँ तक, क्योंकि भाई ये ऑर्डर ये लीनियर बना रहा है, एक लीनियर रिलेशन बन रहा है। फिर उसके बाद जब ये सैचुरेटेड हो रहा है तो बन रहा है ज़ीरो ऑर्डर। तो मतलब कि सैचुरेटेड उसके बाद वो नीचे ही जाएगा एकदम, मतलब स्लो हो जाएगा, सैचुरेटेड हो जाएगा। तो ये एक ग्राफ हमें देखने को मिलता है जब एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में क्या कहते हैं इंक्लूड होते हैं और वो बनते हैं, तो ऐसे हमारे को देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, तो उसमें क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में वेलोसिटी जो है वो इनिशियल स्टेज पर है, और धीरे 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 बढ़ रही है। और ज़ीरो ऑर्डर में क्या है, ज़ीरो ऑर्डर में क्या है, जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम सिचुएशन में पहुंच गई है। और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी उसको वी आई, हाँ, वी आई से डिनोट किया हुआ है, वी और या फिर वी आई से डिनोट किया हुआ है, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पर। देखिए जैसे जैसे वो इनिशियल वेलोसिटी बढ़ रही है वैसे वैसे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन भी बढ़ रही है। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो ये क्या हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, कहते हैं वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी सबस्ट्रेट के। तो यहाँ पे वही बात लिखी हुई है कि भाई वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सबस्ट्रेट के। अगर हम बात करें ज़ीरो ऑर्डर की, ज़ीरो ऑर्डर जो है वो मैक्सिमम हो रहा है। मैक्सिमम के केस में वो क्या है, वी मैक्स प्लस, कि भाई वहाँ पे वो मैक्सिमम है, वी मैक्स है, वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम है, प्लस सबस्ट्रेट भी है, सबस्ट्रेट जो बनना था वो बन गया तो वो सबस्ट्रेट भी है, तो वी मैक्स प्लस सबस्ट्रेट। तो ऐसे कहते हैं ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के हिसाब से हमारे को ये पता चला कि भाई ये आप प्लस हो रहे हैं, वी मैक्स और सबस्ट्रेट जो है वो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में मिल रहे हैं। और यहाँ पे इस ये डिनोट कर रहा है कि भाई वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सबस्ट्रेट के। और यहाँ पे वो वी मैक्स है तो वो सबस्ट्रेट जो है वो इसमें ऐड हो रहा है, ये हमें पता चल रहा है ग्राफ से। तो ग्राफ से ये सब पता लगने की वजह से हम क्या करेंगे, फिर इसका सैचुरेशन कांस्टेंट फिर हम पता लगा लेंगे। सैचुरेशन कांस्टेंट जो है वो k-1 डिवाइडेड बाय k1। जो जो देखिए रिवर्सिबल में जो दो हमारे पास कांस्टेंट थे, जब वो बैकवर्ड आ रहा था तो k-1 था और जो फॉरवर्ड जा रहा था तो k1 था। तो के सैचुरेशन सैचुरेशन कांस्टेंट है तो के एस किसके इक्वल किया हुआ है, k-1 जो वो बैकवर्ड जा रहा है, माइनस डिवाइडेड बाय k1 जो वो फॉरवर्ड डाल रहा है। कि भाई जब आपस में इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, सैचुरेशन पॉइंट हमारे को देखने को मिल जाएगा। जब इनको डिवाइड करेंगे, दो कांस्टेंट को डिवाइड करेंगे तो कैसे सैचुरेशन पॉइंट दिख जाएगा। और स्टेडी स्टेट में क्या है, स्टेडी स्टेट में कि भाई जब वो के एम जो है वो किसके इक्वल है, के एस जो सैचुरेशन कांस्टेंट वाला है, प्लस k2 डिवाइडेड बाय k1, k2 के k2 डिवाइडेड बाय k1 जो फॉरवर्ड हो रही हैं, k2 डिवाइडेड बाय k1। जब इसका रिलेशन निकला तो हमें क्या कहते हैं, फिर हमें क्या, km, फिर हमने क्या बनाया, इसकी वेलोसिटी का पूरा फार्मूला बन गया। तो इसका पूरा फार्मूला क्या है, तो इसका पूरा डेरिवेशन, तो इसकी डेरिवेशन की ज़रूरत है नहीं कि भाई इसकी डेरिवेशन अब हम करें कि भाई कैसे फार्मूला बना, कैसे डिराइव हुआ ये फार्मूला। बस हमें इतना माइंड में रखना है कि जो वी है, वी किसके इक्वल होता है, जो वेलोसिटी है वो किसके इक्वल होती है, वी मैक्स मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई है वी मैक्स डॉट सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय के एम प्लस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो डिवाइड वी मैक्स सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन आपस में मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय के एम प्लस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। और के एम में क्या है, के एम की वैल्यू क्या है, के एस प्लस के टू डिवाइडेड बाई के वन। और के एस क्या है, के एस क्या है, सैचुरेशन कांस्टेंट जो कि है k-1 डिवाइड बाई के वन। तो यहाँ से हमारे को तीन रिजल्ट्स देखने को मिले। तीन जो रिजल्ट्स हैं, जो मुख्य बात है इसकी वो ये है कि एस जो है सबस्ट्रेट जब के एम के इक्वल होगा, ठीक है, तो जब जब सबस्ट्रेट के एम के इक्वल होगा तो क्या होगा, वी जो है वी मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2। तो वी मैक्स जो होगा उस क्या कहते हैं हाफ होगा, हाफ वी मैक्स जब होगा तो सबस्ट्रेट और के एम जो है आपस में इक्वल होगी, ठीक है। तो सबस्ट्रेट और के एम आपस में इक्वल कब हो रहे हैं, जब वो वी मैक्स हाफ है, वी मैक्स हाफ है और सबस्ट्रेट ज़्यादा है और के एम कम है,
ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि भई जब Vmax के इक्वल पहुँच गया तब तो सबस्ट्रेट ही ज़्यादा है। तब तब क्योंकि सबस्ट्रेट बन गया, क्योंकि जब वो सैचुरेशन में पहुँच गया, यहाँ पे देखिए सबस्ट्रेट बन गया तो इसका मतलब क्या हो गया, वो सैचुरेट होना शुरू हो गया है। सैचुरेट होना शुरू हो गया है तो इसलिए वहाँ पे सबस्ट्रेट हमारे को ज़्यादा मिलेगा और Vmax पे मिलेगा। Vmax पे उसके एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे, जैसे यहाँ पे Vmax है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकता, फिर तो स्टैग्नेंट ही है, स्टेबल है पूरा, है ना? तो यहाँ पे क्या देखने को मिला कि भई यहाँ पे Vmax जो है वो क्या है, उसमें क्या है, सबस्ट्रेट जो है वो उसकी मात्रा ज़्यादा है Km से। Km जो है वो एक प्रकार का कांस्टेंट है, जो कि ये बता रहा है कि वो कैसे आगे रिएक्शन जा रहा है, जो कि K-1, K-1, K1 और K2, इन सब का रिलेशन जो है वो क्या कहते हैं, Km बता रहा है। इन सब का आपस में कैसा रिलेशन है, देखिए यहाँ पे Ks भी आ गया। Ks में क्या है, K-1 भी है, K1 भी है, K2, K1, ये सारे आ गए कि भाई पूरा रिएक्शन स्टेडी स्टेट में जब है, पूरा जब आगे जा रहा है, स्टेडी स्टेट में मतलब जो पूरा रिएक्शन जो है एक टाइम के बाद पहले ये बन रहा है, ES बन रहा है, फिर उसके बाद प्रोडक्ट बन रहा है, तो पूरा जो कांस्टेंट है वो Km से दर्शाया हुआ है यहाँ पे। एम इसे लिखा क्योंकि वो माइकलस मेंटन ने इसको डिस्कवर किया था, तो Km, तो इसलिए यहाँ पे Km से दर्शा दिया इसका। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होएं, तो इसी को यहाँ पे देखिए Km सबस्ट्रेट ज़्यादा है क्योंकि भाई मैक्सिमम पे है, और सबस्ट्रेट कम कब है, जब सबस्ट्रेट कम है, यहाँ पे देखिए सबस्ट्रेट कम तब है जब ये फर्स्ट ऑर्डर में है जब, तो सबस्ट्रेट क्या है, कम है। सबस्ट्रेट कम है जब फर्स्ट ऑर्डर में है, तो सबस्ट्रेट मतलब वेलोसिटी जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, यहाँ लिखा वेलोसिटी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। तो सबस्ट्रेट की जो कंसंट्रेशन है जैसे जैसे वो बढ़ेगी वैसे वैसे वेलोसिटी भी बढ़ेगी। तो यहाँ तक जो है हमारा वो ये वाली कंडीशन देखने को मिली। ये 3 कंडीशन हमने इस ग्राफ में से निकाली हैं। ये जो ये ग्राफ है, ये 3 कंडीशन यहाँ से निकली हैं कि भाई जब S जो है Km के इक्वल होता है तो Vmax डिवाइडेड बाय 2 होता है। Vmax क्या होता है, हाफ होता है। जब S और Km आपस में इक्वल होते हैं तो क्या होता है, Vmax हाफ होता है। और जब Vmax ज़्यादा होता है, ये जीरो ऑर्डर वाला, जब Vmax ज़्यादा होता है तो सबस्ट्रेट ज़्यादा होता है, Km कम होता है। और जब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सबस्ट्रेट के। तो जब क्या है, Km जो है वो ज़्यादा है, Km बड़ा है, तो Km जो है उसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, Km इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिनिटी। एफिनिटी भाई, ये एफिनिटी किसकी है, एंजाइम की एफिनिटी। एंजाइम किस तरीके से, एफिनिटी क्या होता है, कैसे वो आपस में कनेक्टेड है प्रकार से, क्या एफिनिटी से वो एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में जुड़े हुए हैं। तो अगर वो अच्छे से जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब Km जो है वो कम होगा। Km क्या होगा, कम होगा। यहाँ पे ये देखिए सबस्ट्रेट जो है कम है, सबस्ट्रेट कम है तो Km सबस्ट्रेट, सॉरी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबस्ट्रेट कम है, यहाँ पे है सबस्ट्रेट कम और Km ज़्यादा है। इसका मतलब Km ज़्यादा है, इसका मतलब उसकी एफिनिटी जो है वो कम हुई, तो एफिनिटी उसकी कम हुई। तो सबस्ट्रेट ज़्यादा कब है, सबसे ज़्यादा कब है, देखिए ज़ीरो ऑर्डर में सबस्ट्रेट ज़्यादा है। ज़ीरो ऑर्डर में मतलब जब सैचुरेशन होगा तब सबस्ट्रेट ज़्यादा है, और एंजाइम तो जब है नहीं यहाँ पर, एंजाइम तो जब सैचुरेशन हो गई, फिर उसके बाद जब सैचुरेशन हो रही तो इसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट बन रहा है ना, तो रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं हो सकता। तो रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं हो सकता तो प्रोडक्ट जब बन रहा है तो एंजाइम जो है वो निकल गया, तो इसलिए एफिनिटी जो है एंजाइम की वो कम हो गई, धीरे धीरे कम हो गई। ऐसे इस प्रकार से इसका रिलेशन हमें ये समझाता है कि कैसे एंजाइम की एफिनिटी जो होती है कम होती है समय के साथ, क्योंकि Km जो है वो बढ़ेगा ही, समय के साथ Km जो है वो बढ़ेगा ही, ऐसा है। तो अब हम आगे, पहले हम एंजाइम, फिर उसके बाद हम ये वाला जो थ्योरेटिकल पोर्शन है यहाँ पे कौन कौन से एंजाइम है इसके बारे में आपको मैं बाद में बताऊंगा। पहले हम एंजाइम काइनेटिक्स के थोड़ा सा आगे हम इसके बारे में और पढ़ लेते हैं यहाँ पे। तो फिर पर मुझे लगता है कि पहले वो पढ़ ही लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दूसरी क्या कहते हैं ग्राफ्स आगे हैं। तो ये ग्राफ्स जो हैं ये हमें अब क्या कहते हैं, ये थोड़े अच्छे से समझने हैं, क्योंकि इसमें कई प्रकार के हमारे पास एंजाइम इनहिबिशन से रिलेटेड ये वाला कंसेप्ट आ गया। एंजाइम
काइनेटिक वाला जो जो कंसेप्ट है वो फ़िलहाल इतना, क्योंकि वो इतना ही है, इसी से क्या कहते हैं क्वेश्चन आते हैं, इसी से सब कुछ आता है। तो इतना हमें पता होगा कि क्या है, किसका फ़ॉर्मूला क्या है। तो उसमें वीमैक्स भी दिया होता है क्वेश्चन में, सब्सट्रेट की कंसंट्रेशन भी दी होती है, केएम भी दी होती है, तो हमें पता लग जाएगा। तो इस प्रकार से, और आपको पता है ये शॉर्ट नोट्स हैं, तो इस पर इसीलिए क्या कहते हैं मैंने सब कुछ टू द पॉइंट लिखा हुआ है इसमें। तो अब हम क्या कहते हैं पढ़ लेते हैं कि क्लासिफिकेशन, एक बार हम इसकी देख लेते हैं क्लासिफिकेशन इसमें, है ना। और यहाँ पे ऑक्सीडेशन और इसके बारे में मैंने लिखा हुआ है थोड़ा सा। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या डिफरेंस है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऐड होता है, क्या ऐड होता है, ऑक्सीजन जो है वो ऐड होता है, और यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो निकलता है। रिडक्शन के केस में यहाँ इलेक्ट्रॉन निकलता है, और जो प्रोटॉन है वो भी निकलता है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो ऐड होते हैं रिडक्शन के केस में। तो क्लासिफिकेशन अब हम पढ़ लेते हैं। आप ऋषभ लाइफ साइंसेस को जरूर सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स को भी आप शेयर कर सकते हैं ये लेक्चर्स, क्योंकि फिर आपका क्या कहते हैं मतलब सही रहेगा, है ना। उनको भी फ्री में क्या कहते हैं अच्छे से कंटेंट मिलेगा CSR नेट की तैयारी करने के लिए। और जो कि बहुत ही क्या कहते हैं मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं अपनी रिवीजन के लिए भी, तो इसलिए इसमें कोई ऐसे कुछ कमी तो है नहीं बिल्कुल भी। तो चलिए हम पढ़ते हैं आगे। क्लासिफिकेशन हम पढ़ लेते हैं। क्लासिफिकेशन एंजाइम क्लासिफिकेशन 1 2, है ना। ऑक्सीडो रिडक्टेस। ऑक्सीडो रिडक्टेस में कौन कौन से एंजाइम आते हैं ये देखते हैं। ऑक्सीडो रिडक्टेस में कौन कौन से एंजाइम आते हैं। एक आता है ऑक्सीडेज, दूसरा आता है डीहाइड्रोजिनेस, तीसरा है परऑक्सीडेज, चौथा है ऑक्सीजिनेस। ठीक है, एंजाइम ये EC1 है, ये EC2 है, इसमें है EC1 में है ऑक्सीडो रिडक्टेस, और यहाँ पे है ट्रांसफरेज। ट्रांसफरेज यहाँ पर है। तो ऑक्सीडो रिडक्टेस है कि मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है वो देखने को मिलेगी। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तभी मैंने यहाँ पे से पहले आपको समझा दिया कि ऑक्सीडेशन क्या होता है जब ऑक्सीजन ऐड होता है, रिडक्शन क्या होता है जब ऑक्सीजन निकलता है, और जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड होते हैं तो वो रिडक्शन है, जब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो वो ऑक्सीडेशन है। एंजाइम जो है, एंजाइम से आपको पता ही है क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, एक्सेप्ट RNA मॉलिक्यूल। RNA मॉलिक्यूल जो है राइबोजाइम, वो क्या कहते हैं इससे नहीं बनता, एंजाइम से नहीं बनता। स्पेसिफिक पीएच होता है एंजाइम का, टेम्परेचर होता है सॉरी हाँ, तो स्पेसिफिक पीएच एंड टेम्परेचर होता है। तो पहले हम ऑक्सीडेज की बात कर लेते हैं। ऑक्सीडेज में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जो है वो एक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन की एक्सेप्टर की तरह। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह काम कर रहा है। तो बेसिकली ऑक्सीडेशन यहाँ पे हो रही है, एक्सेप्टर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन हो रही है कि भाई उसमें ऐड हो रहा है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीडेशन हो रही है यहाँ पे। ये कौन करवाता है ऑक्सीडेज, ये वाला एंजाइम, ये बाय साइटोक्रोम सी। साइटोक्रोम सी है, ये मैंने यहाँ पे साइटोक्रोम सी लिखा हुआ है। ठीक है, तो साइटोक्रोम सी जो है वो ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेज जो है साइटोक्रोम सी के द्वारा होता है, उसमें ये एंजाइम होता है साइटोक्रोम सी में। अगर बात करें डीहाइड्रोजिनेस की, डीहाइड्रोजिनेस बेसिकली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन देखने को मिल रही है भाई। क्यों देखिए, क्योंकि हम यहाँ पे देखा था इलेक्ट्रॉन जब एक्सेप्ट होता है प्लस तो क्या होता है, रिडक्शन होती है। तो डीहाइड्रोजिनेस क्या है, वो रिडक्शन करता है। एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल है NaDH। NaDH जब हमारा रिड्यूस होगा, उसका प्रोटॉन जो है वो निकलेगा, तो प्रोटॉन निकलेगा, हाँ, NaDH डीहाइड्रोजिनेस बेसिकली, नहीं ऑक्सीडेशन ही हो रही है, सॉरी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन निकल रहा है। देखिए प्रोटॉन निकल रहा है, क्योंकि देखिए NaDH से वो प्रोटॉन निकल रहा है, तो वो Na पॉजिटिव बना रहा है। तो फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकल रहा है, तो ये क्या है, डीहाइड्रोजिनेस भी क्या है, ऑक्सीडो रिडक्टेस। हम ऑक्सीडो रिडक्टेस है एक प्रकार का डीहाइड्रोजिनेस, तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है। कंजुगेटेड एंजाइम्स के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉइंट लिखा हुआ है। कंजुगेटेड एंजाइम्स क्या हैं,
उसमें प्रोटीन पार्ट होता है और नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। प्रोटीन पार्ट उसको बोलते हैं, प्रोटीन पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं एपोएंजाइम्स बोलते हैं प्रोटीन वाले पार्ट को। और जो नॉन प्रोटीन वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं कोफैक्टर। और जब एपोएंजाइम और कोफैक्टर जब आपस में ज्वाइन होते हैं तो उसको बोलते हैं होलो एंजाइम। और होलो एंजाइम जो होता है वो फंक्शनल होता है, पूरी तरह से फंक्शनल होता है ना, वही आगे काम करता है। परऑक्सीडेज की बात करें, परऑक्सीडेज क्या है? एंजाइम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर H2O2। ये भी क्या है? ऑक्सीडेज है, तो फिर इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहा है, इसका एग्जांपल है H2O2। ऑक्सीजनेज का क्या एग्जांपल है? ऑक्सीजनेज में क्या होता है? डायरेक्टली एडिशन ऑफ O2 टू सबस्ट्रेट। जो O2 है उसका डायरेक्टली क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट में एडिशन हो जाता है। तो ये इसकी थोड़ी डेफिनेशन काइंड ऑफ चीज़ें हैं, इसके लिए क्लासिफिकेशन है। तो इससे हमें इस क्लासिफिकेशन से बेसिकली यही है इसका मोटिव पढ़ाने का, कि भाई इससे हमें एंजाइम्स के बारे में पता चल जाएगा। तो हम एंजाइम्स के बारे में पढ़ ही रहे हैं तो है ना, इसी एंजाइम्स के बारे में इसमें पता होना चाहिए पूरी अच्छे से। तो EC2 क्या है? एंजाइम्स तो हर जगह काम आते हैं। देखिए, ट्रांस कार्बोक्सिलेज मतलब ट्रांसफ़र हो रहा है किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसफ़र हो रहा है इसमें, ठीक है। काइनेज का क्या मतलब है? काइनेज का मतलब है अभी ट्रांसफरेज का ही काम करेगा बेसिकली। जो फॉस्फोरिलेशन है, हाँ, फॉस्फेट ग्रुप है ATP से, उसको ट्रांसफ़र करेगा। देखिए ATP से जब ADP बन रही है तो देखिए यहाँ पे ATP से है ना, फॉस्फेट ग्रुप जो वो ADP बन रही है, तो फॉस्फेट ग्रुप जिसे ट्रांसफ़र हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे वो काइनेज करवा रहा है। जब ATP से ADP बन रही है, ATP जब टूट रहा है तो काइनेज जो है वो क्या कहते हैं? काम कर रहा है, वो सबस्ट्रेट से, हाँ, इसमें वो काइनेज काम कर रहा है और सब इसको क्या कहते हैं? हाँ, सबस्ट्रेट और इसको इसमें फॉस्फोरिलेशन करवा रहा है, कि में सबस्ट्रेट में फॉस्फोरिलेशन करवा रहा है। और फॉस्फोरिलेशन का पता ही है कि फॉस्फोरिलेशन का काम, फॉस्फोरिलेशन जब होती है तो क्या होता है? एक्टिवेशन होती है, रेगुलेशन जब वगैरह, उसमें रेगुलेशन करवाने में मदद करती है फॉस्फोरिलेशन। फॉस्फोरिलेशन काइनेज जो है फॉस्फोरिलेशन करवाता है, ठीक है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जुड़वाता है, जिसे ATP से निकाल के यहाँ पे सबस्ट्रेट में जुड़ा रहा है। तो फॉस्फोरिलेज क्या करता है? वो क्या करता है? वो फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है पीआई जो होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, उसको क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट में लगवाने का काम करता है कौन? फॉस्फोराइलेज। और ट्रांस एमिनीज क्या है? वो अमीनो ग्रुप को ट्रांसफर कराने वाला जो है वो ट्रांस एमिनीज है, ठीक है। इनऑर्गेनिक ग्रुप्स, यहाँ पे ना एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इनऑर्गेनिक ग्रुप से जो ट्रांसफ़र करवा रहा है उसको बोलते हैं फॉस्फोराइलेज, जो इनऑर्गेनिक ग्रुप से करवा रहा है। और काइनेज जो है वो ATP वगैरह जैसे है, ATP से जो करवा रहा है तो वो काइनेज है, फॉस्फोराइलेशन ऐड करवाना। हाइड्रोलेज का क्या मतलब है? हाइड्रोलेज जो है वो क्लीवेज ऑफ बॉन्ड बाय एडिंग वाटर। जब वाटर का जब हम एडिशन करते हैं तो जो क्या कहते हैं, बॉन्ड जो है वो टूटता है, उसको बोलते हैं हाइड्रोलेज। इसमें 3 प्रकार के एंजाइम्स हैं, फॉस्फोडाइस्ट्रेज, फॉस्फेटेज और पेप्टाइडेज। बेसिकली यहाँ पे कहते हैं टूटने की बात हो रही है यहाँ पे। फॉस्फोडाइस्ट्रेज भी तोड़ता है, बेसिकली क्या बोलते, फॉस्फोडाइस्टर जो बॉन्ड है उसको तोड़ता है, ब्रेक करता है। फॉस्फेटेज जो है वो फॉस्फेट को रिमूव करता है, बेसिकली फॉस्फेट को निकाल रहा है। जैसे काइनेज और फॉस्फोराइलेज जो फॉस्फेट को डाल रहे हैं, जोड़ रहे हैं सबस्ट्रेट में, तो जोड़ने वाला अगर है तो निकालने वाला भी है। यहाँ पर निकालने वाला कौन कौन है? फॉस्फेटेज है, जो कि रिमूव करता है फॉस्फेट ग्रुप को। और इसका रिमूव करना भी इम्पॉर्टेंट है। जहाँ पर देखिए एडिशन करने की ज़रूरत है वहाँ पे काइनेज और फॉस्फोराइलेज उसकी एडिशन करवाएंगे, जहाँ पे निकालने की ज़रूरत है वहाँ पे ये निकलेगा। देखिए दोनों चीज़ें होती हैं, रेगुलेशन में दोनों चीज़ें देखने को मिलती है, एडिशन और क्या कहते हैं ब्रेक डाउन, ये दोनों चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं। पेप्टाइडेज की बात करें, ये क्या करता है? ब्रेक करता है पेप्टाइड बॉन्ड को, बहुत ही ईजी। एज वाले है ना, पेप्टाइडेज, फॉस्फेटरेज, तो ये निकालते हैं बेसिकली। डेज ऐसे। लाइएज भी करता है, ब्रेक करता है। डाइएज बेसिकली हाइड्रोलिसिस के थ्रू करता है, नहीं, विदाउट हाइड्रोलिसिस। इंपॉर्टेंट है कि भाई विदाउट हाइड्रोलिसिस के थ्रू ये एलिमिनेशन कर रहा है, बाय एलिमिनेशन
एलिमिनेशन ऑफ ग्रुप, हाँ, ग्रुप का एलिमिनेशन करके विदाउट हाइड्रोलिसिस ये काम करता है। एल्डोलेस, एल्डोलेस क्या है? एल्डिहाइड के ग्रुप को रिमूव करने वाला एल्डोलेस है। डी कार्बोक्सिलेस क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने वाला डी कार्बोक्सिलेस। ये सारे एंजाइम्स जो हैं ये अब देखिए आपने पढ़े होंगे, जैसे हम साइकिल्स पढ़ते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी में भी डी कार्बोक्सिलेज ये सब हमने पढ़ा हुआ है ना, जैसे C3 साइकिल और वो ग्लाइकोलिसिस है ना, ये सब इसमें हमने ये चीज़ें पढ़ते ही हैं, ये सारे एंजाइम्स के बारे में हम पढ़ते ही हैं। नेक्स्ट देखते हैं, थोड़े बहुत एंजाइम रह गए तो ये भी पढ़ लेते हैं आज की क्लास में। देखिए हाइड्राटेस क्या करता है? क्या करता है? H2O ग्रुप है उसको रिमूव करता है। और सिंथेसिस ये लिंक करते हैं, बेसिकली सिंथेसिस क्या है? ये लिंक करते हैं विदाउट एटीपी के यूज़, बिना एटीपी के इस्तेमाल के ये लिंक करते हैं दो मॉलिक्यूल्स को बिना एटीपी के इस्तेमाल के ये लिंक करते हैं। आइसोमरेज क्या करता है? आइसोमरेज क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट करता है, बेसिकली। आइसोमरेज में दो प्रकार के हमारे को देखने को मिलते हैं, जैसे कि एक म्यूटेज है और एक एपीमरेज है। म्यूटेज जो है वो क्या करता है? रीअरेंज करता है फंक्शनल ग्रुप को रीअरेंज करता है। एपीमरेज क्या करता है? एपीमरेज एसिमेट्रिक कार्बन इन्वर्जन करता है, तो ये ऐसे करता है एपीमरेज म्यूटेज। ये भी कहते हैं ग्लाइकोलिसिस में पढ़े थे, है ना। लाइगेस का तो बहुत अच्छा रोल है, ये बेसिकली मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ते हैं हम। लाइगेस जो क्या कहते हैं रिपेयर वगैरह पाथवे अब देखने को मिलता है ना, तो उसमें ये लाइगेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि भाई दो चीज़ें जो जैसे टूटी हुई हैं उनको आपस में जोड़ता है, ठीक है, ऐसे काम करता है। फॉर्मेशन करता है बॉन्ड का बिटवीन बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी के हाइड्रोलिसिस की वजह से वो क्या कहते हैं करता है। एटीपी की हाइड्रोलिसिस मतलब एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट करना, फिर वो क्या कहते हैं, हाँ, एटीपी को एटीपी में कन्वर्ट करेंगे तो ये दोनों जुड़ जाएंगे आपस में। एंजाइम्स ए और बी जैसे हैं, एटीपी इसको एंजाइम फिर क्या करेगा? एंजाइम को यहाँ पे आके इन दोनों को आपस में बॉन्ड बना देगा और ए भी बन जाएगा। तो ऐसे क्या कहते हैं ये सारे प्रोसेस होते हैं। कई सारे एंजाइम्स हमने पढ़े, बहुत सारे एंजाइम की क्लासिफिकेशन के हिसाब से हमने कई सारे एंजाइम्स पढ़े। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं जो कि मैंने अभी पढ़ाया आपको, जो कि बहुत ही ईजी था, है ना। अब नेक्स्ट क्लास में हम एंजाइम इनहिबिशन पढ़ेंगे। एंजाइम काइनेटिक्स का जो पार्ट है एंजाइम इनहिबिशन, उसको हम पढ़ेंगे। एंजाइम इनहिबिशन भी थोड़ा सा है, काफ़ी है, तो अच्छे से उसको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और वो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। तो जिसने क्या कहते क्लासेस देखनी है बाकी यूनिट्स की, जैसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी की, तो वो ऋषभ लाइफ साइंसेस को सब्सक्राइब कर सकता है और उसमें देख सकता है क्लासेस। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, और ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिले क्या कहते हैं क्लासेस लेके आने का। नोट्स तो अवेलेबल मतलब मैं कर रहा हूँ और थोड़े बहुत मैं एडिशन करता रहता हूँ शॉर्ट नोट्स में। तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। बाय बाय फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।